हमारी सरकार जो है इसको डील करेगी इस सिचुएशन को? किसी भी एक देश ने सिवाय इजराइल के किसी भी एक भी देश ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। हिंदुस्तान केवल और केवल यही कह रहे हैं कि हम दोनों लीडर से बातचीत करने के लिए तैयार हैं क्योंकि दोनों हमारे दोस्त हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। सभी को पता है कि ईरान और इजराइल में युद्ध शुरू हो गया है और लोग सबसे ज्यादा चिंतित क्यों हैं और भारत के लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं। एक तरह का डर है लोगों में कि आगे क्या होगा और इसके पीछे रीजन यही है कि ज्यादातर पेट्रोल और गैस हमारी ईरान से आती है। अभी तक यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, लोगों को इतना डर नहीं था। अभी तक पाकिस्तान के साथ जो हमारा हुआ, लोगों में इतना डर नहीं था। लेकिन जिस तरह से पेट्रोल और गैस के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, लोगों में बहुत डर है। और इन्हीं सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। सर, किस तरह से चेन है जो लोग डर रहे हैं? क्या चेन है वो कि ईरान और जो युद्ध शुरू हुआ है इजराइल में, अभी तक युद्ध काफी चल रहे हैं इंटरनेशनली। अगर हम देखें तो यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, हमारा हाल ही में पाकिस्तान का इसके साथ भी एक छोटा सा मुठभेड़ हो गई। लेकिन इस युद्ध से लोग क्यों डरे हुए हैं? क्या चेन है ऐसी? आज पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है, ग्लोबली इंटरकनेक्टेड है। जहाँ भी जंग हो उसका असर सारे देशों पर पड़ता है। रशिया और यूक्रेन का सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई, ऑयल प्राइसेस कुछ हद तक बढ़ी, गैस प्राइसेस कुछ हद तक बढ़ी, फर्टिलाइजर प्राइसेस बढ़ी, फूड प्राइसेस बढ़ी। लेकिन जब मिडिल ईस्ट जो है ये एनर्जी का हब है दुनिया का, इसमें 30% दुनिया की एनर्जी यहाँ से जाती है। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर एनर्जी यहाँ से लाता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ ऑयल एंड गैस। हम 85 to 90% डिपेंडेंट है ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस की कीमतें पहले जो थी $60 से लेकर $70 हुई, अभी $78 हो गई है, 10 से 15% बढ़ गया है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाता है तो कीमत हो सकती है $120। तो ईरान से कितना आ रहा है? हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं ईरान से? अगर हम गैस और ईरान से तकरीबन 80% हमारा जो LNG है ईरान से आ रहा है, और आपका जो पेट्रोल और डीजल है वो कम आ रहा है, लेकिन कुछ हद तक ईरान से आ रहा है। इससे उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। आपका जो फिस्कल डेफिसिट है जो 4.4 है, उसको कम करना बड़ा मुश्किल है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि इट मींस हर एक दिन अगर ये युद्ध ज्यादा चलता है तो सीधा इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, सारे देशों पे पड़ेगा, हिंदुस्तान के ऊपर। लेकिन हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है कि एक एक दिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ेगा हिंदुस्तान पे कितना ज्यादा? क्योंकि आपने खुद बताया कि 80% वहां से आपका गैस भी आ रहा है और ऑयल पे भी हम काफी हद तक डिपेंडेंट है। 80% हमारा ऑयल एंड गैस का इंपोर्ट जो है सारा का सारा ईरान से नहीं है, मिडिल ईस्ट कंट्री से। दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद हो जाता है तो सारा का सारा जो गैस और ऑयल है उसके ऊपर असर होगा। इंपोर्ट प्राइसेस आपकी बढ़ जाएंगी, इंश्योरेंस प्राइसेस बढ़ जाएंगी, फ्रेट प्राइसेस बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ हिंदुस्तान का जो है बड़े पैमाने पर जो एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि रेड सी रूट डिनाई हो चुका है हouthis की वजह से, आपको स्यूज कैनाल बंद हो चुका है, आपको केप ऑफ गुड उधर से भेजना पड़ता है, साउथ अफ्रीका के ऊपर से 1000 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस हो गया है। उसमें फ्रेट चार्जेस बढ़ गए 30 to 40%। उसमें भी इंश्योरेंस चार्जेस बढ़ गए हैं, जिससे आपके हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट में भी असर हो रहा है। फिर हिंदुस्तान के 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं ईरान के अंदर और 17,000 से ज़्यादा उनको भी हिंदुस्तान ने निकालना है। तो दोनों ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दिए, हवाई मार्ग से नहीं निकाल सकते। दोनों ने कहा इंटरनेशनली हमारे लैंड बॉर्डर्स खुले हैं, उधर से निकालो। उसमें हिंदुस्तान का काफी तो मुश्किलें काफी हैं हिंदुस्तान के समक्ष अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो। फिर हिंदुस्तान का बहुत जबरदस्त डायस्पोरा है मिडिल ईस्ट में, वो पूरा डायस्पोरा इफेक्ट हो सकता है। सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस वहां से आ रही है। फिर हिंदुस्तान का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है जबरदस्त ईरान के साथ में छाबार के माध्यम से और इजराइल के साथ में मिलिटरीली। दोनों ही हिंदुस्तान के बड़े दोस्त हैं। चलिए, आपने अब दोस्त की बात की है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको लगता है कि एक तरह से मुश्किलें हैं मोदी जी के लिए, क्योंकि दोनों ही दोस्त हैं। ईरान भी आपने बताया और ये मानते हैं कि ईरान से हमारी दोस्ती पिछले कुछ सालों में बढ़ी है और इजराइल से तो हम काफी करीब हैं ही। तो किस तरह से हमारी सरकार जो है इसको डील करेगी इस सिचुएशन को? हमारी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आप देखो तो यूएन जनरल असेंबली में जब बातचीत हुई, इंडिया ने उसके रेजोल्यूशन में एब्सटेन किया। जो SCO की मीट हुई उसमें हिंदुस्तान ने कहा कि हम डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं थे। उधर भी हिंदुस्तान ने एक किस्म से डुबकी मारी, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता है। हिंदुस्तान केवल और केवल यही कह रहे हैं कि हम दोनों लीडर से बातचीत करने के लिए तैयार हैं क्योंकि दोनों हमारे दोस्त हैं और इसका कोई ना कोई सुझाव निकाला जाए बातचीत के माध्यम से, ना कि जंग के माध्यम से। क्योंकि हिंदुस्तान किसी का एक का पक्ष ले तो हिंदुस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। और अगर आप ऑपरेशन सिंदूर देखो तो केवल एक ही देश है जो हिंदुस्तान के साथ राइट थ्रू खड़ा रहा, वो इजराइल।
पहले 24 घंटे में इसराइल, फ्रांस और रशिया ने हिंदुस्तान को हर प्रकार से सपोर्ट किया, लेकिन 24 घंटे के बाद में फ्रांस और रशिया ने अपना रुख चेंज कर लिया। उन्होंने पहलगाम हमले को कंडेम किया, टेररिज्म को कंडेम किया। किसी भी एक देश ने, सिवाय इसराइल के, किसी भी एक भी देश ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। पाकिस्तानी बुनियाद है टेररिज्म की। तो बहुत बड़ी एक चुनौती भी है मोदी सरकार के लिए। सर, अब हम बात करते हैं जो एक चर्चाएं चली, फिर कंडेम किया उसको पाकिस्तान के लीडर्स ने, बकायदा इसको कंडेम किया कि ईरान की तरफ से जो बात आई कि अगर कुछ हुआ तो पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर जो है अटैक शुरू कर देगा, फिर उसको पाकिस्तान की तरफ से कंडेम किया गया। तो किस तरह की ये बातचीत एकदम से सामने आ गई सर? देखो, पाकिस्तान के और इनफैक्ट ईरान के एक मिनिस्टर ने साफ तौर पे कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया तो पाकिस्तान ने हमको आश्वासन दिया कि पाकिस्तान जो है उसके खिलाफ न्यूक्लियर कार्रवाई करेगा। जी। ये केवल और केवल रिटोरिक है, केवल और केवल एजम्पशन है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान किसी हालत में इस माफी की कार्रवाई करेगा। इसराइल के पास 80 से 90 बॉम्ब है, जबकि पाकिस्तान के पास भी तकरीबन 170 बॉम्ब हैं। जी। और इसराइल के पास काफ़ी मिसाइल्स है, जेरिको मिसाइल वगैरह, जिसकी रेंज 6400 किलोमीटर है। वो पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। और पाकिस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं होगा। जी। पाकिस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि हमारे जो न्यूक्लियर हथियार है केवल और केवल हमारे अपने नागरिकों की प्रोटेक्शन के लिए, ना कि ईरान के लोगों के लिए। एक क्वेश्चन और आता है सर कि जैसे कि पूरे विश्व में हम अगर देखें तो मुस्लिम आबादी भी बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम देश भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब ये लड़ाइयाँ हो रही हैं और ख़ास तौर पे ईरान और इजराइल के बीच में जो कुछ हो रहा है, क्योंकि ईरान एक मुस्लिम देश है, कोई आवाज़ जो एक अगेंस्ट आवाज़ उठती है वो कुछ नहीं उठ रही है। कोई भी जो देश है वो खुल करके बोल ही नहीं रहा है इसके बारे में, इस युद्ध के बारे में, स्पेशली ईरान के फेवर में। सर देखो, ईरान शिया देश है, बाकी आसपास के जितने भी मुस्लिम देश हैं मोस्टली सुन्नी देश हैं। ईरान और मिडल ईस्ट में बाकी देशों के बीच में हमेशा ही टकराव रहा है, सिवाय इराक को छोड़ के। पहले इराक और ईरान के बीच में भी लड़ाई हुई थी, लेकिन इराक भी शिया है, 60-70% सुन्नीस कम है वहाँ पे, और ईरान भी शिया है। पाकिस्तान भी सुन्नी है, बाकी सारे देश सुन्नी हैं। 55 मुस्लिम नेशन है, 22 अरब नेशन है, 79 नेशन ने पूरी चुप्पी झाड़ी हुई है ईरान इसराइल को लेकर, इसराइल हमास को लेकर, इसराइल लेबनान को लेकर। लेकिन सर रीजन क्या यही शिया और सुन्नी है, कोई और रीजन भी है? अपने हित भी हैं इन देशों के। रीजन ये है कि वो नहीं चाहते कि किसी प्रकार से उनके यहाँ बर्बादी हो। जी। सारे के सारे ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग है, केवल एक ही मिसाइल इसराइल की तरफ से या एक ही मिसाइल ईरान की तरफ से काफ़ी है उनके ऑयल एंड गैस को बर्बाद करने के लिए। चुप बैठे हुए हैं सब। तो लेकिन उनके अवाम का प्रेशर पड़ सकता है, खास करके जो मोनोकीज हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूएई है, कुवैत है, जॉर्डन है, इनके अवाम जो है वो साफ तौर पे उठ खड़ा होना चाहते हैं ईरान के पक्ष में। और अगर ज़्यादा प्रेशर पड़े तो इन सरकारों को खुल के बोलना पड़ेगा इजराइल को कुछ कार्रवाई करने के लिए। लेकिन एज ऑफ नाउ, चाहे वो पैलेस्टीन का इशू हो, चाहे हमास का इशू हो, चाहे हौथीस का इशू हो, सब चुप बैठे। तो सर, आपको जो कंडीशंस चल रही है आजकल, जो आपको लगता है आने वाले समय में ऐसा होगा, आने वाले समय क्या 1-2 दिन या 2 दिन में ऐसा होगा कि अवाम, जैसा कि आपने कहा है कि उन देशों की अवाम है, उनका प्रेशर पड़ेगा, तो ये अच्छी बात होगी अगर ऐसा कुछ होता है तो आने वाले समय में? देखो, ईरान और इसराइल के कंटिन्यूअस बॉर्डर्स नहीं है, 2000 किलोमीटर के दूर है। ईरान की तरफ से किसी प्रकार की कोई कोशिश नहीं हुई अमेरिका की तरफ से कि ईरान के कुछ हिस्से को ऑक्यूपाई किया जाए। जब तक कोई फिजिकल ऑक्यूपेशन नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम कौम इकट्ठी होकर कार्रवाई करेगी। ईरान की बर्बादी के लिए तो बीच में कुछ लोग तो खुश होंगे, जैसे कि मैंने कहा ईरान के साथ सब दुखी थे। मिडल ईस्ट में ईरान ही कोशिश कर रहा था न्यूक्लियर हथियार हासिल करने के लिए, और अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लेता है तो तुर्की को, सऊदी अरेबिया को, इराक को, सीरिया को, बहुत सारे देशों को। आपको लगता है एक बड़ा रीजन ये भी है कि लोग खुश भी हैं, कई देश खुश भी हैं? सबसे लास्टली सर, आपको क्या लगता है ट्रम्प की क्या भूमिका है? क्योंकि कहा जा रहा है कि ट्रम्प, इस जो युद्ध चल रहा है सबसे बड़ा कल्प्रिट वही है। इजराइल ने जो अटैक किया है, कहीं ना कहीं राजामंदी तो हुई है अमेरिका के साथ। देखो, जब इजराइल का अटैक हुआ उस समय माइक रूबियो ने सबसे पहले कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं, वी आर नॉट इन्वॉल्व। लेकिन विद इन 24 आवर्स ट्रम्प ने खुद कहा कि हम इन्वॉल्व हैं, इन द सेंस कि इजराइल को हमने गो हेड दिया था। बिल्कुल एक परमिशन टाइप जो होती है। दूसरा, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इजराइल को बंकर बस्टर बॉम्ब्स भी हमने दिए और हेलफायर मिसाइल भी हमने दी, जिसके माध्यम से उसने 100 टारगेट्स को बर्बाद किया। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट के बिना, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था कि इजराइल इस पर भी कार्रवाई कर सकता और आगे भी इसको जारी रखे।
क्योंकि इसराइल के पास ना ही उस माफी के वेपन्स हैं, ना ही उस माफी के मिसाइल्स हैं, ना ही उस माफी के एडवाइजर्स हैं। और अगर अमेरिका हर प्रकार से हथियार वगैरह उनको देना बंद कर दे मिसाइल विदिन 48 आवर्स इजराइल विल बी फोर्स्ड टू डू अ सीज़फायर। जी जी, तो कहीं ना कहीं शय मिल रही है। तो सर हम यही उम्मीद करते हैं कि जो युद्ध है ये रुके, क्योंकि इस युद्ध के चलने से सर ने बताया कि विश्व में तो असर पड़ेगा ही, लेकिन खास तौर पे इंडिया में बहुत ज्यादा इसका असर होगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आई ऑफ ट्रुथ को टाइम दिया सर। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।